ट्रंप अब अकेले पड़ गए हैं। इनके तमाम धमकी भरे सोशल पोस्ट के बावजूद कोई भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इनका साथ देने को तैयार नहीं है। और ट्रंप खुद ही कह चुके हैं कि 100% ईरान के मिलिट्री को हमने तबाह कर दिया है, यानी उसके पास अब कुछ लड़ने के लिए बचा नहीं। जब लड़ने के लिए बचा ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की कर रहे हैं? अमृता श्रीवास्तव। आपने ठीक कहा। देखिए, ट्रंप साहब के, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के पीछे एक और बड़ी चीज है जो उनके बयान में नहीं है। वो ये कि जो वॉर एम्स थे, लड़ाई के उद्देश्य, उसमें बड़ा फर्क आ गया। उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी रेजीम चेंज से। अब का जो बयान है उसमें रेजीम चेंज की बात नहीं है, क्योंकि वो समझ गए हैं, अमेरिका समझ गया है कि रेजीम चेंज नहीं पॉसिबल है। खमेनाई की असैसिनेशन के बाद भी, इस ट्रांजिशन के, लीडरशिप ट्रांजिशन के दौरान भी ईरान ने लड़ाई जारी रखी। अब रही दूसरी बात कि अगर रेजीम चेंज नहीं हो सकता है तो लड़ाई क्यों जारी रखें अगर उनके सैनिक उद्देश्य पूरे हो गए हैं। वो एक, जैसा आपने कहा, उसको, इस बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। अब वो फंस इसलिए गए हैं क्योंकि इतनी मार खाने के बाद अब ईरान इसके लिए नहीं तैयार है, क्योंकि अगर सिर्फ लड़ाई बंद हो गई, अगर वो ये लड़ाई बंद हो गई और उस पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध रहे, तो उसकी स्थिति तो वही पुरानी रही। तो और ट्रंप साहब जो हैं इससे विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो विड्रॉ कर गए तो उनका पूरा अलायंस सिस्टम यहाँ खत्म हो जाएगा। ये, उनको एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उनको, जो खाड़ी के देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका एग्जिस्टेंस डिपेंड है, इस पे डिपेंड करता है कि वो अपने तेल का और गैस का निर्यात कर सकें। कि भारत क्या करेगा? क्योंकि जब ये अपील कर रहे हैं कि भाई जिनको आज ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आप लोग अपना अपना वॉरशिप लगाइए, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत ने कोई प्रतिक्रिया तो अभी तक दी नहीं है। नहीं साहब, वो छोड़ दीजिए। कोई देश अपनी जहाज वहां पे भेजने को नहीं तैयार होगा। अगर अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, अगर उसकी नेवी अंदर जाने को नहीं तैयार है, बहरीन में उनकी 6 फ्लीट थी, वो सारे जहाज बाहर आ गए, तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके जो यूरोपियन साथी मुल्क हैं वो चले जाके उनकी लड़ाई लड़ेंगे? वो तो साहब होनी ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कहूँ जिसपे भारत की अर्थव्यवस्था और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे बड़े लंबे समय तक असर पड़ेगा, वो है कि साहब, ये ऐसा नहीं है कि वहां कोई माइंस ईरान ने बिछा दी हैं, शायद थोड़ी बहुत होंगी। वहां से जितनी इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो सारी वेस्टर्न कंपनीज हैं, हेडक्वार्टर्ड इन लंदन। उनमें 12, सबसे बड़ी 12 कंपनियों में 7 ने वहां से निकल गए हैं। उन्होंने जो वॉर रिस्क प्रीमियम है वो बंद कर दिया है। आप देखिए, जो रेड सी में जो हुथी अटैक हुए थे, उसमें शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई थी। ये तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट सिचुएशन, या वॉर रिस्क प्रीमियम ही खत्म हो गया। और वहां हुथी, वो जो रेड सी की लड़ाई थी जिसमें रेट बढ़े थे, वॉर रिस्क प्रीमियम था, वो रेट कम हो, अभी तक 2 साल कम हुए हैं, लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। तो जो यहाँ पे तो वॉर रिस्क प्रीमियम, ये तो बहुत लंबा असर, और इसकी अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए जो हम पे असर पड़ रहा है कि एलपीजी के लिए लाइन लग रही है कि हर एक शिप पे आपको, और 2 शिप और 3 शिप, इस तरह से किसी की अर्थव्यवस्था थोड़ी चलेगी। जहां तक भारत कर क्या सकता है, मेरे ख्याल से एक अपील होनी चाहिए युद्ध विराम के लिए। और युद्ध विराम के लिए पहली शर्त है कि इजराइल और अमेरिका, जिन्होंने युद्ध शुरू किया है और बमबारी अभी तक जारी रखी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के ये कहने के बाद कि अब लड़ाई खत्म होने वाली है, वो बमबारी हेक्सेट ने अनाउंस किया, वो और इंटेंसिफाई हो गई। तो वो बमबारी खत्म होनी चाहिए, खाड़ी खुलनी चाहिए, और
नेगोशिएटिंग टेबल पे वापस आना चाहिए। बिल्कुल। ये तीन दो चीजें बड़ी हैं बात आपने जिस पे कही यहाँ पे एम्बेसडर श्रीवास्तव साहब कि पहला काम कि ये युद्ध खत्म भी हो जाता है तो इसका असर आर्थिक पहलू पे काफी लंबा पड़ेगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ये सवाल का जवाब लेकर के आपके पास आऊंगा, कितनी बड़ी चिंता ये है। लेकिन इससे पहले जो अभी एम्बेसडर श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि भारत को क्या करना चाहिए कि लड़ाई खत्म करने की अपील करनी चाहिए, यहाँ पे आगे बढ़ के सक्रिय होकर के मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए। एम्बेसडर त्रिगुणायत, भारत के लिए ये करना कितना संभव है? और एक और सवाल साथ में जोड़ दूं, चीन का रुख क्या रहेगा? क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आप नहीं भेजिएगा वॉरशिप तो हम आपके समिट में आएंगे नहीं। देखिए, जैसे कि चीन रो रहा है या उनके आने के लिए, वो तो अच्छी बात है, आए ना आए उनका तो चलता। आपने देखा कि जब उन्होंने टैरिफ वॉर किया तो चीन लगातार उनके साथ खड़े रहा। आखिरकार वो G2 की बात करने लगे। तो चीन का सीधा सा ये है, वो कह रहा है कि भाई लड़ाई रुकनी चाहिए, लड़ाई रुकेगी तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो चीन कोई ऐसा नहीं है कि अपने वॉरशिप भेजेगा लड़ने के लिए वहां पर उनको। लेकिन जहां तक भारत की बात है, मैं पूरी तरह समझता हूँ जो एम्बेसडर श्रीवास्तव ने कहा, बिल्कुल सही बात है, इस तरह होना चाहिए। लेकिन हमने और भी देख लिया कि आपने देखा है कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं अरे और जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 3 कंडीशंस अपनी कम्युनिकेट करी हैं। वो ये नहीं चाहते कि जो लेबनान सिंड्रोम हो रहा है कि बार बार रुक गया फिर से अटैक कर दो। पिछले वैसे जून में हुआ, उस वक्त में तो फेस सेविंग कर दिया दोनों साइड से ने, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब इस बार वो बिल्कुल उसको खत्म ही करना चाहते हैं, एग्जिस्टेंस को उसका। तो वो एक तरह की सिक्योरिटीज या जिस तरह की बात कही उन्होंने कि आगे नहीं होगा, सीज फायर होगी और उसमें रिपेरेशंस और जो भी कुछ बोलेंगे, वो सारी बातें उसके अंदर उनकी कंडीशंस, 3 कंडीशन जो उन्होंने दी हुई हैं, वो मानने अमेरिका नहीं मान रहा है। हालांकि उसको मेरे ख्याल से किसी तरह तक कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने आज प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि बातचीत हो रही है। तो बातचीत हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, क्या हो रहा है, ये बात पता लगेगा। लेकिन ये कि अभी एट दिस स्टेज जब ही ये लड़ाई रुकेगी जब दुनिया के सब लोग इस बात को अपोज करेंगे लड़ाई के लिए। क्योंकि ये लड़ाई इस वक्त खाली थोपी गई है, ये लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं थी इस वक्त में, भले ही आपके करें कि कितने नहीं बड़े करेंगे, डिफरेंसेस है क्योंकि 79 से दुनिया में लेकर से के एक आज बड़ा तक। हिस्सा ये भी होगा जिसको ये लग रहा है कि ठीक है, बड़े आप फंस गए हो, आप देखो झेलो तुम यहाँ पे अच्छे से, बड़ी दुनिया को तंग कर रहे थे। तो सारे तो रशिया दुनिया के रशिया देश को फायदा एकजुट हो होकर रहा है। ट्रम्प, हाँ, रशिया को फायदा हो रहा है, चीन को फायदा हो रहा है। तो कोई दुनिया के देश आकर के कहें कि नहीं नहीं, अब सब हम लोग एकजुट हैं जी, लड़ाई खत्म करिए, मुझे इसकी संभावना कम दिख रही है। और लड़ाई खत्म करने के खुद ऐलान करेंगे ट्रम्प तो उनको लग रहा है मेरा अपना ग्राउंड छूट जाएगा। क्यों नरेश कौशिक साहब? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी, क्योंकि ईरान क्यों खत्म करेगा? ईरान को जो इतना नुकसान हुआ है उसको जो जब तक कुछ वापस नहीं मिलेगा, उसको अपने जो उसकी सैंक्शंस हैं वो जब तक वो लिफ्ट नहीं होंगी, या और जो जिसने वो कहा है कि जो आपने जो नुकसान किया हमारे देश में उसकी आप भरपाई नहीं करेंगे, तो हम लड़ाई क्यों रोकेंगे? तो ईरान जो नहीं है नहीं, कोई इस भरपाई तो लड़ाई करेगा नहीं ना, भरपाई का तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, भरपाई कौन करेगा? नहीं कर सकता। ये देखिए, बहुत सारे ईरान के एसेट्स, बिलियंस डॉलर्स के एसेट्स हैं जो कि अमेरिका में फ्रोजन हैं, उसको वो दे सकता है। इसी तरह से जो सैंक्शंस लगा रखी हैं इतने साल से ईरान पर, वो सैंक्शंस वो हटाने की मांग कर सकता है। तो सच बात यह है कि ईरान का कोई इंटरेस्ट इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने में नहीं है। वो ये चाहेगा कि इजराइल और अमेरिका पर इसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है या जहां तक हो सके मिलिट्री कॉस्ट भी थोपा जाए, और इसी की वो कोशिश कर रहा है जो खाड़ी के बिल्कुल। देशों में जो अब तो जो भी युद्ध चलेगा, अभी तो जो भी युद्ध चलेगा उसका खामियाजा ईरान से ज्यादा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। क्यों रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब? देखिए, ये सभी को भुगतना पड़ेगा, साफ बात है। ऐसा नहीं है कि ईरान पे कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी हम ईरान की शर्तें बात कर रहे हैं, इजराइल की भी तो शर्तें हैं। ईरान की तो शर्तें बहुत क्लियर है, इजराइल की होंगी, ये सारे प्रॉक्सीज खत्म करो। तो कोई एंड नहीं है ये शर्तों का, और फिर वो काउंटर शर्तें होंगी। तो इसका ये निकलता है सारांश की ये युद्ध लंबा चढ़ेगा, कोई साइड बेंड होने के उसमें स्थिति में नहीं दिखती है। और मेरे ख्याल नहीं तो मिस्टर साहब ये बताइए, लड़ाई लंबी चलेगी तो ईरान क्या करेगा? क्या ईरान के पास इतनी क्षमता है क्या कि समय समय पे वो मिसाइल दागता रहे? चले अमेरिका के तो मान लेता है, अमेरिका तो पूरी दुनिया के वर्ल्ड डिफेंस बजट का 40% खुद ही खर्च करता है। इजराइल के पास भी डिफेंस अच्छा खासा है। अब ये सब देश मिलकर हमला करेंगे, ईरान क्या इतनी क्षमता है कि लड़ता रहेगा कि नहीं वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे कुछ ऐसे हथियार पकड़ कर बैठा रहेगा, नस दबाता रहेगा समय समय पे? देखिए, साफ बात यह है कि लड़ाई डिपेंडेंट होती है आपके स्टेइंग पावर की।
सब कुछ उस पे निर्भर है। स्टेइंग पावर ईरान की धीरे धीरे डिग्रेड होती जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है। और जहां तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, देखिए अभी अमेरिका और इजराइल कर क्या रहे हैं, वो इनकी डिग्रेडेशन करते जा रहे हैं और फर्क तो उनको पर पड़ा है। आपने देखा कितनी टारगेटिंग हुई है, इधर भी टारगेटिंग हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हर चीज को अगर कंपेयर करिए तो बहुत फर्क है मिलिट्री एनालिसिस में। मतलब यहाँ कितनी कैजुअलिटीज हुई, ईरान की कितनी कैजुअलिटीज हुई, नुकसान कितना हुआ है। ईरान का पड़ रहा भारी सिर्फ दो जगह है, एक तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में है और दूसरा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कब तक वो करता रहेगा, ये उसको भी तो इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं तो एक काउंटर ये कर रहा हूँ कि आज वो पर्शियन गल्फ में सारी अमेरिकन फ्लीट भी तो बैठी है, कल वो भी बोलेगा हम आपकी शिप्स को नहीं निकलने देंगे, या उसमें चाइनीज टैंकर्स है। तो ये ना एक साइकिल चलती रहेगी, काउंटर साइकिल। जब तक ये इसमें मध्यस्थता कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, ना कोई इसमें घुसेगा। तो इसका सोल्यूशन मेरे को अभी दिखता नहीं है, जब तक किसी की स्टेइंग पावर कम ना हो जाए, और उसमें समय लगेगा। ईरान की क्या सारी मिसाइल खत्म हो जाएंगी, क्या उसके सारे ड्रोन्स खत्म हो जाएंगे? सिंपल जवाब है, नहीं खत्म होगा। आपने देखा हिजबुल्लाह का खत्म नहीं हुआ, हमास का खत्म नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये चलता रहेगा जब तक। फिर एक स्टेज ये होती है जो मैं बोल रहा हूँ, लड़ाई में फिर वो क्या नाम है, एक टाइटनेस हो जाती है, एंड्योरेंस खत्म हो जाती है। डिपेंड करता है, हो सकता है कोई मिरेकल भी हो जाए कि जल्दी भी खत्म हो जाए। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जिस प्रकार स्टेटमेंट्स होते हैं, हो सकता है वो कल कोई विक्ट्री डिक्लेयर कर दे किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन फिर चाहे वो खुद अपना विक्ट्री का सर्टिफिकेट खुद ही जारी कर दे कि हम तो जीत गए जी, ये रहो मेरा सोशल मीडिया पोस्ट, हम जीत गए, अब ईरान पर युद्ध हम खत्म कर रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कि सवाल यह है कि अब यहाँ से आगे खत्म करने को पहल करेगा क्या, क्योंकि ईरान चाहेगा नहीं खत्म करना, जैसे बाकी पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका का उन्होंने जो अपने उद्देश्य बताए थे शुरू में, वो थे कि परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा ईरान, जितना एनरिच यूरेनियम है वो हमें सरेंडर कर देगा, जितनी भी उसकी प्रॉक्सीज हैं इस क्षेत्र में, हौदीज, हिजबुल्लाह और हमास से अपना नाता तोड़ लेगा, और ये सब जो दूर तक मार करने वाली 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मार करने वाली मिसाइलें वो नहीं बनाएगा। ये बात हो रही थी जनीवा में। फिर हुआ हमला, और हमले से उद्देश्य जो परोक्ष रूप से सामने आया वो रिजीम चेंज था। अब इसको माने जो हुआ रिजीम चेंज या नहीं, ये उन्होंने साफ नहीं किया। ईरान की 3 शर्तें अब युद्ध होने के बाद है कि किस तरह से युद्ध विराम होगा। पहले कि जिन्होंने युद्ध शुरू किया है वही समाप्त करें। दूसरी बात कि जो उनको बार बार खतरा बना रहता है वो उसकी कोई लॉन्ग टर्म भविष्य में गारंटी होनी चाहिए कि इस तरह से उनकी सुरक्षा को बार बार हमला नहीं होगा। और तीसरा जो हम बात कर रहे हैं रेपरेशन की, जो जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी जिन्होंने युद्ध शुरू किया उनको देनी होगी। तो लगता मुश्किल है, और उसके साथ साथ आप देखें लगातार परोक्ष रूप से मध्यस्थता आज भी हो रही है। ओमान हो, चाहे वो कतर हो, इजिप्ट हो, तुर्की हो, अब तो भारत भी ब्रिक्स के मंच से लगातार तालमेल कर रहे हैं। आज भारत के विदेश मंत्री बस ब्रसल्स में हैं, वो वहां के सब विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। तो परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे मुझे लगता है लगातार कोशिशें हो रही हैं। अब वो क्या रंग लाएंगी ये नहीं कह सकते, पर आपने कहा कि क्या पूरा विश्व एकमत हो जाएगा? विश्व लगभग एकमत बनता हुआ नजर आता है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा है, पर वो खुलकर एक तरह से एकजुट होकर एक आवाज में बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग सेम उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र के नेता हो, चाहे वो नेटो मेंबर्स हो, चाहे दूसरे विश्व के नेता हो, वो सब एक भाषा जो कह रहे हैं वो ये कि युद्ध रुकना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, शांति बनी होनी चाहिए। नहीं, अब एक भाषा एक मत तो है, लेकिन कोई मुखर होकर नहीं बोल रहा है। सबको लगता है कि युद्ध तो खत्म हो जाए, लेकिन बाद में ये टैरिफ वाला जो इनका हथियार है वो तो उनके पास पड़ा ही रहता है। तो क्यों इनसे दुश्मनी मोल ली जाए, शांति से बैठे रहो। अपन लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते खुद ही खत्म, ये थक जाएंगे और जीत का ऐलान करेंगे, वॉर रुक जाएगा। अब इसमें अपने मन से आगे बढ़ के बोलने का एक नुकसान भी है, शायद उसी वजह से लोग थोड़े से डरे समय से अपना चुपचाप से एक कहते हैं पेशेंस वाली डिप्लोमेसी अपनाए हुए हैं सारी दुनिया के देश। तो